नमस्कार। iOS डेवलपमेंट की दुनिया में यूजर डिफॉल्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें अक्सर डेवलपर्स को मुश्किल होती है और इंटरव्यू में तो ये सवाल आता ही आता है। तो आज हम इसी के आर्किटेक्चर को जरा करीब से समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, है ना। एक सवाल जो iOS की दुनिया में हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है कि भाई यूजर डिफॉल्ट्स में असल में क्या स्टोर हो सकता है। आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले यूजर डिफॉल्ट्स को कुछ इस तरह से सोचिए, जैसे हमारे ऐप का एक डिजिटल जंक ड्रॉअर होता है ना। छोटी मोटी चीजों के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसमें हर तरह का सामान नहीं रखा जा सकता। यूजर डेटा का सारा राज पता है इसी एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ प्लिस्ट कंपैटिबल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। प्लिस्ट मतलब प्रॉपर्टी लिस्ट, जो डेटा को सहेजने का एक बहुत ही सरल और ऑर्गेनाइज तरीका है। और क्योंकि ये इतना सिंपल है, यही वजह है कि यूजर डेटा इतना तेज और एफिशिएंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन से डेटा टाइप्स हैं जिन्हें हरी झंडी मिली हुई है। मतलब ये वो टाइप्स हैं जो बिना किसी परेशानी के हमेशा काम करते हैं। ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके लिए यूजर डिफॉल्ट्स को बनाया ही गया है। टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग, नंबर्स, सही गलत के लिए बूलियन, वेब लिंक्स के लिए यूआरएल और हाँ, सबसे जरूरी डेटा, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में और बात करेंगे। इन्हें सीधे स्टोर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब बात करते हैं उन डेटा टाइप्स की जिन्हें पीली बत्ती मिली है। मतलब यहाँ हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। ये काम तो करते हैं, लेकिन कुछ नियमों और शर्तों के साथ। यहाँ सबसे जरूरी नियम क्या है? अरेज और डिक्शनरीज हाँ बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। और वो शर्त ये है कि उस कलेक्शन के अंदर जो कुछ भी है, मतलब हर एक आइटम हमारी ग्रीन लाइट वाली लिस्ट में होना चाहिए। अगर एक भी आइटम ऐसा निकला जो उस लिस्ट में नहीं है, तो बस बात नहीं बनेगी। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये नियम को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, पहली लाइन में स्ट्रिंग्स का एरे चल जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग हमारी ग्रीन लिस्ट में है। दूसरी लाइन में स्ट्रिंग बूलियन की डिक्शनरी, ये भी चल जाएगी। लेकिन तीसरी लाइन देखिए, जैसे ही कोई अपना कस्टम ऑब्जेक्ट डालने की कोशिश करता है, यूजर डिफॉल्ट्स मना कर देता है और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अब हम इस पूरी चर्चा की असली जड़ पर आ गए हैं। उन डेटा टाइप्स का क्या करें जो इन पहले से तय कैटेगरीज में फिट ही नहीं होते। ये स्लाइड उस अंतर को बिल्कुल साफ दिखा रही है। एक तरफ वो डेटा है जो पहले से तय फॉर्मेट में है, जिसे स्टोर करना बच्चों का खेल है, और दूसरी तरफ हैं हमारे अपने बनाए हुए कस्टम स्ट्रक्ट्स और क्लासेस, जिन्हें यूजर डिफॉल्ट समझ ही नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे हम एक चौकोर खोटे को गोल छेद में डालने की कोशिश कर रहे हों। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? हम अपने कस्टम ऑब्जेक्ट्स को आखिर कैसे सेव करें? ये एक ऐसी समस्या है जिसका सामना लगभग हर iOS डेवलपर ने किया होगा। क्या इसका कोई रास्ता है? अच्छी खबर ये है कि इसका एक समाधान है, और ये लगभग एक जादुई ट्रिक जैसा है। समझिए कि हमारे पास एक स्पेशल लिफाफा है जो हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट्स को ऐसे बदल देता है कि वो उस फाइलिंग कैबिनेट में आसानी से फिट हो जाएं। और वो समाधान है डेटा। हम ऑब्जेक्ट को सीधे नहीं बल्कि उसे डेटा में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हैं। याद है, डेटा हमारी ग्रीन लाइट लिस्ट में था। ये एक यूनिवर्सल कंटेनर की तरह है, एक ऐसी जादुई पेटी जिसमें सही तरीके से पैक करने पर कुछ भी रखा जा सकता है। ये प्रक्रिया देखने में जितनी सीधी है, करने में भी उतनी ही है। स्टेप 1, अपना कस्टम ऑब्जेक्ट लें। स्टेप 2, कोडेबल नाम की एक शानदार चीज का इस्तेमाल करके उसे डेटा में एनकोड करें, यानी उसे एक नए फॉर्मेट में बदल दें। स्टेप 3, इस नए डेटा को यूजर डिफॉल्ट्स में सेव कर दें। और आखिर में स्टेप 4, जब ऑब्जेक्ट वापस चाहिए तो बस उस डेटा को पढ़ें और उसे वापस अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में डिकोड कर लें। सिंपल। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए इसे एक यादगार सिद्धांत में समेटते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यूजर डेटास बना है सरल और हल्के फुल्के डेटा के लिए। अगर कुछ भी कॉम्प्लेक्स आता है, जैसे कि कस्टम ऑब्जेक्ट्स, तो उन्हें स्टोर करने से पहले हमेशा डेटा में सीरियलाइज करना है। बस ये एक लाइन पकड़कर चलें तो यूजर डेटास में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब जब ये नियम पता चल गए हैं, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि यूजर डिफॉल्ट्स का इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए। अगर बहुत सारा डेटा रखना हो या डेटा के बीच जटिल रिश्ते हों, तो क्या होगा? कब हमें कोर डेटा या रेल्म जैसे ज्यादा शक्तिशाली टूल्स के बारे में सोचना चाहिए?
ये अगला कदम है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।